नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस संसार में बहुत प्रकार की कलाएं होती है और उन कलाओं में एक खास कला है डांस की कला। और डांस में भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, डांस करने के अलग अलग विधाएं हैं और एक विधा का नाम है कथक। आज हमारे बीच में एक ऐसी कथक नृत्यांगना आई है गाजियाबाद से, जो डांस की बारीकियों को समझती है और समझाती भी है, और वो खुद करती भी है और लोगों को सिखाती भी है। आइए, हमारे बीच आई है जिनका नाम है सुनैना शर्मा। स्वागत करते हैं। सुनैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप गाजियाबाद से आई हैं और डांस की दुनिया में कथक स्पेशल आप सीखी है ना? जी जी सुनैना जी, आप ये जो कथक डांस आप करती हैं, जी। ये कब से शुरुआत हुई इसकी? जब मैं 5वीं कक्षा में थी, 2005 मेरे ख्याल में, तब से मैंने सीखना शुरू किया। और मैं बहुत छोटी थी समझने के लिए कि कथक कैसी कला है, कथक होता क्या है, यही नहीं पता था। मैं बहुत छोटी थी उस समय। मेरे माता पिता मुझे पंडित बिरजू महाराज जी और सुश्री सरस्वती सेन, उनका इंस्टीट्यूट है जोरबाग में, दिल्ली में ही, कलाश्रम नाम से, जहाँ से मैंने अपने 10 साल की तालीम ली उनके उनके अच्छा। गाइडेंस में। और जैसे जैसे सीखना शुरू किया, तब मुझे फिर जो आनंद मिलना शुरू हुआ कथक सीखते हुए, उसको परफॉर्म करते हुए, तब धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि कथक एक्चुअली क्या, कौन सी कैसी आर्ट फॉर्म है। उसमें आप जी, रमने लगे और उसका आनंद का अनुभव करने लगे बिल्कुल ना। बिल्कुल। वैसे कथक के बारे में हम लोग बचपन से सुनते तो आ रहे हैं कि डांस में कथक भी है और जी भरतनाट्यम है, ऐसे बहुत सारी विधाएं जी हैं। जी। कथक शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? जैसे कथक नृत्य भारत में इसकी शुरुआत, या इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं। कथक पहली हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है, नॉर्थ इंडिया का। जैसे भरतनाट्यम में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भरतनाट्यम कथक सब कहाँ के हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है। ऐसे मोहिनीअट्टम, कथकली केरला का डांस फॉर्म है। तो हमारा जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से उसकी मतलब ओरिजिन है उसका। और शुरुआत मंदिरों से हुई थी, जब भक्ति काल में, इतना प्राचीन है हमारा ये आर्ट फॉर्म। जब एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था, तो मंदिरों में उनको तब नट नटी बोलते थे, जब परफॉर्मर्स हुआ करते थे। और वो पौराणिक कथाओं पर, हमारे रामायण के कांड हो गए या कृष्ण लीलाएं हो गई, देवियों के कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ स्टोरीज, जो कि कथावाचन जिसको बोला जाता था। और कथावाचन से कथक बना। कथक का अर्थ ही है कि कथा सुनाना। अच्छा, कथा मतलब कहे सो डांस, कथक कहावे। कथक डांस करते करते कोई स्टोरी सुनाते हैं, जी, इस तो टाइप कथक वहां से शब्द आया कथा से। हम्म उसका ओरिजिन ही है कि स्टोरी टेलिंग। जब मतलब कि कृष्ण ने माखन चोरी करी, या यमुना तट पर नाग को मारा, ये सब जो छोटी छोटी कथाएं हैं, तो मंदिरों में वहां से ऐसे शुरू हुआ। जब उसका फिर नाम पड़ा कथक, और क्योंकि कथक के इष्ट देवता कृष्ण जी को बोला जाता है, और उनको नटवर भी हम लोग अच्छा। बुलाते हैं, तो नटवरी नृत्य भी अच्छा। कथक का नाम हुआ करता था पहले। और बहुत मतलब डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि एक तो लैंग्वेज का मतलब बहुत बड़ा रोल है, कि जो हमारे कथक में म्यूजिक यूज होता है वो ठुमरी होती है, या भजन पर हम लोग म्यूजिकल पीसेस जो होते हैं, ठुमरी हो गया, भजन हो गए। या अगर आप थोड़ा सा मुस्लिम कल्चर में चले जाएं, तो क्या कहते हैं, गजल पे हम लोग कथक प्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली जितने भी म्यूजिकल पीसेस होते हैं, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हमारे वो होता है। उसमें आपको चाहे ब्रज भाषा का यूज हो रहा है, चाहे हिंदी में या संस्कृत की चीजें हम लोग करते हैं। वहीं पर आप अगर साउथ में चले जाएं, तो आपको वहीं पर मृदंगम और कर्नाटिक, जो कर्नाटिक संगीत है, उसकी आपको समझ में आएगी कि उसका संगीत ही अलग हो जाता है। तो वहां पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पाते हैं। मतलब कथक डांस जो है, जी ये आजकल वैसे प्राचीन तो है ये, जी लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो कथक का जो स्पेशलिटी है, वैल्यूज है, जी ये और संगीत
आते गए और अभी काफी जैसे डीजे संगीत बज रहा है और वेस्टर्न कल्चर आ गया, बहुत तो कुछ आ थोड़ा गया। सा कहीं ना कहीं ये जी। छुपता गया, हाँ है ना, ऐसा जी। है तो ना। समय तो के इस साथ साथ इसमें हम्म मतलब बहुत चेंजेस आए। हम्म काल जब बदले, हम्म भक्ति काल से हम मुगल काल में आए। हम्म मुगल काल में जब मुगल्स आए हमारे देश में और उन्होंने अपना हम्म शासन किया, तो उन्होंने कई कथक डांसर्स को अपने दरबारों में एम्प्लॉय किया कि आप हमारे कोर्टिजन्स को या उनको आप कथक की शिक्षा दें। तो क्योंकि ऑडियंस बदल गई, अब उनको इंटरेस्ट नहीं है कि राम जी ने सीता का मतलब क्या स्टोरी है उनका, या कृष्ण लीला में क्या हुआ था, तो उनको इतना वो स्टोरी चेंज हो गई पूरी, उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो तब आई कथक में श्रृंगार रस की चीजें आई कि जहाँ पर सुंदरता आई, जहाँ पे पोएट्री का यूज होने लगा, क्योंकि ऑडियंस आपकी चेंज हो गई। उनको उनको सलामी जैसी चीजें या और नई नई चीजें, हम लोगों को मूवमेंट्स उसमें ऐड करने पड़े, क्योंकि ऑडियंस ही हमारी चेंज हो गई है ना। अब सिर्फ उनको स्टोरीज नहीं देखनी है, अब उनको डांस में और खूबसूरती देखनी है, उनको और अदाएं देखनी है, और तो बने घराने, वहां से बने कथक में घराने। तो वहां बना लखनऊ घराना और एक बना जयपुर घराना, जहां पर वो डांसर्स भी थे जिन्होंने मुगल्स के अंडर डांस करना ठीक नहीं समझा, हमें नहीं करना उधर डांस, हम अपना तो अपना एक प्रैक्टिस घराना करेंगे। निर्माण किया। जी, कि अच्छा, हम तभी हम अपनी सुनते प्रैक्टिस हैं करेंगे। जयपुर घराना से हमने जी सीखा, लखनऊ घराना जी। से, ऐसे और भी घराने इंडिया में और दो भी क्या, हैं, और बहुत, एक और बनारस घराना है, घराना, बनारस घराना है, हाँ, रायगढ़ घराना है। रायगढ़ घराने, तो हाँ। मेन जो पहले दो शुरुआत हुए थे वो लखनऊ घराना हुआ था, जो कि अपने मतलब भाव और अदा के लिए बहुत फेमस है, कि वो उसमें ज्यादा वो है, एक्सेल करते हैं। जयपुर घराना वहीं पर, क्योंकि उनकी शुरुआत वैसे हुई कि वो लोग नहीं गए मुगल्स के अंदर डांस करने, तो उनके डांस में रेवोल्यूशन था, कि जैसे होता है ना बगावत जैसे, तो उनके डांस में तेजी है, तैयारी है, चक्कर ले रहे हैं बहुत स्पीड में ले रहे हैं, तो वीर रस प्रदान उनका डांस हुआ। तो वहीं पर दो अलग अलग कथक की ही दो अलग अलग भाषाएं हैं, जिसको अलग फॉन्ट स्टाइल में लिखा जा रहा है, तो ऐसा है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कथक में दोनों घरानों में ऐसा नहीं है कि लखनऊ घराने में तेजी तैयारी के साथ डांस नहीं किया जाता, या जयपुर घराने में अभिनय या भाव पर या ग्रेस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब कई चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो जैसे चक्कर लेने का अंदाज हो गया, बोलों की चीजें हो गई, जहाँ पे हम लखनऊ घराने में तत्कार को बोलते हैं ताते तीता ताते तीता ताते तीता ताते तीता, तो वहाँ पे ही जयपुर घराने में बोलते हैं धागतेटा तागतेटा धागतेटा तागतेटा। तो वहीं पे बोलों का इतना फर्क हो गया कि वहाँ थोड़ी सी सॉफ्टनेस है और वहीं थोड़ा सा वहीं थोड़े भारी बोल यूज करके वो है। तो ये तो चॉइस भी लोगों का और जी पसंद भी चेंज होते गए। लेकिन भारत में वैसे हमने सुना है बहुत प्रकार के डांस हैं। जी। कितने प्रकार के वैसे डांस अगर भारत में जो प्रचलित है? जो हमारे, अगर आप शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर हम साउथ से शुरू करें तो केरल के ही 2 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। केरल के हो गए मोहिनीअट्टम, कथकली। वहीं पे भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक हमारे यूपी का है जी, सत्रिय छत्तीसगढ़ का है। तो ये हमारे कुछ 8 मतलब ऑल ओवर क्लासिकल इंडिया डांस में फॉर्म्स अलग हैं अलग डांस जो है जी। और वहाँ अब तो खैर हर स्टेट में हर प्रकार के डांस करते भी हैं जी। खास। लेकिन हाँ तो जी। ये सुनैना जी, आप बताएं कि वैसे भारत में बहुत से मशहूर जो डांसर हुए हैं खास करके कथक में, जी। कौन है, किनको आप मानते हैं, जानते हैं? मेरे लिए तो हमारे जो कथक इंडस्ट्री में जिनको हम कथक के भगवान बोलते हैं, तो वो पंडित बिरजू महाराज जी ही हैं। और अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है कुछ 1-1.5 साल पहले। और उन्हीं के मतलब जो उन्हीं की लिनिएज चली है, जो उन्हीं के पूर्वज हैं, जहाँ से पूरा घरानेदार सब मतलब चीजें। भारत में कथक नृत्य को एक जनक कह सकते हैं जी बिरजू महाराज जी। जी। तो महाराज जी, हम उनका नाम जब लेते तो हम उनका कान पकड़ते हैं इंडस्ट्री में, मतलब ऐसे कि हम उतने योग्य नहीं हुए कि हम उनका नाम ले सके। उनका आदर सम्मान में ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे जो कलाकार होते हैं खास जब अपने गुरु जी का नाम लेते हैं तो ऐसे जरूर करते हैं। तब से मैं भी थोड़ा सीख गया हूँ कि मैंने भी सीखते सीखते सीखा कि अच्छा हम लोग ऐसे जब गुरु का नाम ले रहे हैं तो हम लोग उनका मतलब, और मतलब जरूरी नहीं है आपके अंदर की फीलिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो आपको भी करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अगर फील हो रहा है कि अच्छा मैं
क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं उनका नाम ले सकती हूँ? मैं नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं ऐसे ही नहीं उनका नाम नहीं ले सकती, तो मैं कान पर हाथ लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट्स जैसे पूछते कि दीदी आप भी हमारे गुरु हैं, हमें आपका नाम लेते वैसे कान पे हाथ लगाना चाहिए, तो मैं उनको ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं बिल्कुल लगाना है, नहीं, मैंने कहा कि आपकी मर्जी है। हाँ, संस्कार जी, अपने आप ही तो आपको देख के जरूर वो लोग भी वो बिना बोले भी वो संस्कार ट्रांसफर होता है। करेक्ट। तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करना, कि क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग पैर छू रहे हैं, तो आपको भी करना जरूरी है। अंदर से होना, रिस्पेक्ट आंखों में भी दिखती है। आपको अगर उस चीज में आप नहीं मानते तो आपको कोई जरूरत नहीं करने की। सुना जी, ये डांस का जो आपका शुरुआत जब से हुई और अभी तक इतनी नॉलेज आपके अंदर है, अभी आप का प्रोफेशन के तौर पे आप ये है आपका, या किस तरह से आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं? मैं आपको अपनी तालीम जो मैंने शुरू से ली है वहीं से शुरुआत करती हूँ। 10 साल जब मैंने महाराज जी के अंडर ट्रेनिंग ली, फिर मैंने साथ साथ प्रयाग संगीत समिति के एग्ज़ाम्स दिए, जहाँ से मतलब 6 साल जो एग्ज़ाम्स आप दे लो तो आप ग्रेजुएट इन कथक हो जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन करी कथक क्या कहते हैं बीकॉम ऑनर्स किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कथक को प्रोफेशनली परस्यू करना है, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, कॉमर्स विद मैथ्स लिया मैंने, और तब मेरे को ये था कि कॉमर्स ले लिया तो अब मुझे सीए बनना है, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है, सी कॉमर्स में यही सब सीए करते हैं। फिर मैंने सीए एंट्रेंस क्लियर किया, और जब मैं उसका सेकेंड लेवल प्रिपेयर करती हूँ रेगुलर कॉलेज के साथ, तब मुझे लगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को तो मैं दुनिया के लिए क्यों पढ़ रही हूँ इतना, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो ये समझ ही नहीं, हर साल उसमें रिवीजन हो रही है, चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़ना है उतना, तो मेरा ध्यान हमेशा से कला की तरफ ही रहता था। क्योंकि जब मैंने 10 साल सीख लिया, मुझे पता लग गया कि मुझे क्या खुशी मिल रही है कथक सीखने से, या क्योंकि मैं वर्ड्स के साथ प्रोबेबली उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं जब बात करती हूँ तो मुझे कभी कभार शब्द नहीं मिलते, नहीं, पर अभी तो आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। अभी मैं अच्छा बोल रही होंगी शायद, लेकिन मैं कई जगह ऐसा होता है कि मैं उतना अच्छे से मैं एक्सप्रेस वर्ड्स के थ्रू नहीं कर पाती। जब मैं अभिनय करती हूँ या मैं जब कथक करती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं खाली हुई हूँ, जो अंदर जितने भी इमोशंस थे अब वो निकले हैं। जैसे एक डियर डायरी, डांस की अपनी एक डांस भाषा मेरे होती लिए है। डियर डायरी है। अच्छा, कि अच्छा। जो भी मन में चल रहा है वो डांस के थ्रू एक्सप्रेशंस, वो डांस मूवमेंट्स वो उसकी तरह हो जाए। तो कॉलेज में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कथक को प्रोफेशनली परस्यू करना है, तो ग्रेजुएशन मैंने अपना कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स करके फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और वहाँ उसके बाद ही मैंने अपनी एडवांस तालीम ली पंडित जय किशन महाराज जी के अंडर, जो कथक केंद्र में सिखाते थे। महाराज जी के ही बड़े बेटे हैं वो, और चार साल मैंने उनके अंडर अपनी एडवांस तालीम ली। और उसके बाद फिर मैं अब अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, जो गाजियाबाद में नटवराधा परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से। और अब मेरा अपने स्टूडेंट्स हैं। अब मैं अपनी मतलब जो मैंने तालीम ली वो मैं सोचती हूँ कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एज इट इज मैं आगे फॉरवर्ड करूँ, वरना फिर। अभी तक आपने कितने बच्चों को तालीम दे चुके हैं? मैंने अभी तक अगर सबको मिलाकर, क्योंकि मैंने बीच में पार्ट टाइम जॉब भी करी थी, तो मैंने लगभग 95 स्टूडेंट्स को समथिंग सिखाया। तो अभी जल्दी से सेंचुरी पूरा हो जाएगा आपके स्टूडेंट। बिल्कुल। सुनैना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि वैसे डांस के बारे में तो लोग उतना ज़्यादा शायद नहीं जान पाते होंगे, परंतु जहाँ तक मैंने महसूस किया है कई प्रकार के जो डांस करते हैं स्टेज में जी, तो ये कथक डांस, क्लासिकल, भरतनाट्यम, ये कहते हैं कि अपनी एक भाषा है, वो पूरे अंग अंग से वो दिखता है कि जैसे कई बार क्या होता है, हाथ का भी बहुत सारा मूवमेंट होता है, हाथ है लेकिन इतने सारे मूवमेंट है उसके, आँखों का अपना अलग रोल है, बॉडी के हर एक अंग का, ये कैसे होता है और क्या है इसके बारे में, जो अंग अंग जो एक अलग भाषा बोलते हैं, कथक डांस में ही होता है कि और भी कई डांस में, और अगर कथक में है तो किस तरह से? नहीं, सारे ही क्लासिकल डांस फॉर्म्स में, क्योंकि मुद्राओं का काम हर जगह है। मुद्राएं आपके भरतनाट्यम डांस में भी हैं, ओडिसी में भी है, तो हर मुद्रा का उसका यूज है, मतलब क्योंकि शास्त्र का मतलब ही है जो डांस विच इज बेस्ड ऑन थियोरी, कि शास्त्र मतलब थियोरी हो गया ना, तो हर एक हैंड मूवमेंट का नाम, हर एक
मुद्रा, हर एक लुक, हर एक गर्दन का संचालन जो हम कर रहे हैं, पद संचालन कर रहे हैं, वक्ष संचालन हो रहा है, या कलाई का हम जिसको थोड़ा दो सब चार चीज के का बारे में बता पाएंगे, हाथ के बारे में? हमारे दर्शक खुश हो जाएंगे कि दो चार मूवमेंट हाथ जी, का, जैसे गर्दन का। जैसे इसका नाम है पताका। अच्छा। पताका हम यूज करते हैं आशीर्वाद देने के लिए। फिर ये हुआ त्रिपताका, इसको हम जैसे कभी तिलक करना हो तो उसको हम ऐसे यूज करते हैं। अर्ध पताका, चंद्रकला जब हमें चांद दिखाना है, अर्ध चंद्र, सूची जब हमें ऐसे दिखाना हो कि एक की हम बात कर रहे हैं या हमें कुछ दिशा दिखानी है, तब हम सूची यूज करते हैं। या शिखर जब हम यूज करते हैं तो हम जैसे श्री राम को दिखा रहे हैं तो हम धनुष पकड़ते हैं। देखो ये है डांस की भाषा। तभी तो मोबाइल में हम लोग वैसे कर दिया, मतलब डन। तो ये मुद्राएं हैं जिससे हम दिखाते हैं कि हमें यूज करना है। जैसे घूंघट बना रही हूँ तो ये मुद्रा घूंघट के लिए यूज होती है कि घूंघट बंदा, घूंघट खुला। या इससे हम लोग क्या करते हैं, ये है कर्तरी मुखा, जिससे हम बिजली दिखाते हैं, और जिससे हम इससे भी हम घूंघट बनाते हैं। मतलब बहुत सारे, एक ही हाथ के इतने सारे भाषा है, ऐसी आंखों का, सिर का, गर्दन का, पैर का, सब का। चलो अलग अलग। और ये सिर्फ जो मैंने अभी नाम बताया, ये सिर्फ मेरे हाथ इस इतने पार्ट के नाम है। जब मैं इसको ऊपर ले जाके घुमा के लेकर आऊंगी, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। तो ये सारे अलग अलग हैंड मूवमेंट्स, अलग अलग पैरों का आगे रखना, उसका नाम क्या है, पैर पीछे रहेगा उसका नाम क्या है, ऐसे रहेगा तो उसका नाम क्या है। अभी अब तो स्पेशल बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो ये पढ़ाई भी होती है ना इसकी स्पेशली। ये कब से, अगर कोई बच्चे इस फील्ड में आना चाहे तो इसकी पढ़ाई लिखाई की क्या योग्यता होती है या कुछ ऐसा? पढ़ाई लिखाई की योग्यता इसमें ये है कि जैसे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं बताती हूँ कि जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मैंने ECA कोटा के थ्रू अप्लाई किया था। तो आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज भी हैं तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 15% रिलैक्सेशन मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही देती है, जहाँ पर अगर आपके पास 25% आपके सर्टिफिकेट्स की वेटेज होती है, 75% आपका प्रैक्टिकली आपने क्या सीखा है वो प्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो जैसे आज की डेट में इतना, क्योंकि मेन बच्चों की टेंशन ये है कि एग्जाम्स 12th के बाद अब हम क्या करें, कॉलेज में कैसे एडमिशन ले, क्योंकि कट ऑफ ही 99% जा रहे हैं हर कॉलेज का, है ना। तो वो उसके वजह से इतना स्ट्रेस है कि नर्सरी का बच्चा भी आज ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, KG में भी इतना कंपटीशन बढ़ गया। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का टाइम नहीं है, अभी बच्चों को पढ़ाओ, वो इतना कंपटीशन है कैसे करेंगे। तो उन्हीं पेरेंट्स को मुझे ये समझाना होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब होती है तो उसका आपको क्या रिलैक्सेशन या उसकी क्या वैल्यू, एक तो आप ऑलराउंडर बनते हैं, है ना। जब आप कथक या कोई भी ऐसे शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो उससे आपका यहाँ से लेके पैर तक हर चीज काम कर रहा है। आपका ध्यान ताल पर है, आपका ध्यान आपकी आंखें किस तरफ कहाँ होनी चाहिए, पद संचालन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, हैंड मूवमेंट्स ठीक जा रहे नहीं जा रहे, उसी साथ में ताल आप बेताले तो नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताल इस ले में चल रही है और आप किसी और ले में चले गए, बीट से मैच होना चाहिए, है ना। और उसी के साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए टेंशन दिख रही है चेहरे पर। और डांस सीखते समय भी एक हेल्थ बेनिफिट भी है, हेल्थ बेनिफिट भी वो भी है। तो वो आपके पूरे बॉडी को अलाइन करके रखते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन जिसको मैं बोलती हूँ कि आप जैसे होता है ना कि आप अगर बोलें कि एक हाथ से आप सीधा ट्रायंगल बनाइए, एक हाथ से उल्टा ट्रायंगल बनाइए, तो वो माइंड का गेम है कि आपको इधर भी फोकस है, आपका इधर भी फोकस है। तो आप कैसे करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा था, ये इसमें डिग्री डिप्लोमा ये भी है? डिग्री डिप्लोमा है, मैंने मास्टर्स करा कंप्लीट, इसमें PhD भी आप कर सकते हैं। आप एज अ प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो सकते हैं और अपना आप डांस इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। बाकी और मतलब स्कूल्स में भी आप जॉब कर सकते हैं एज अ डांस टीचर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस, आप अपने डांस क्लास खोल सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में सिखा सकते हैं एज अ लेक्चरर। और ये बात तो सत्य है, डांस और ये पूरी पढ़ाई है। अभी देखो चाहे जितने भी टेलीविजन सीरियल हो, फिल्म हो, यहाँ तक नृत्य नाटिका, हर स्टेज शो होते हैं बहुत सारे, तो इसका स्कोप तो खैर बहुत बड़ा विशाल है। और कहीं ना कहीं हर आदमी डांस से जुड़ा हुआ है, नहीं आता वो भी आजकल, चाहे बर्थडे पार्टी हो, पिकनिक हो, वेडिंग पार्टी हो, जो भी हर जगह पे हाथ पैर तो हिला ही देते हैं। मतलब डांस से तो जुड़े हुए हैं सारे इंसान, और खुशी व्यक्त करने का एक माध्यम भी बहुत अच्छा। डांस पर प्रोफेशनली उसको
समझना करना एक बहुत बड़ी बात इसके लिए तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखने को मिला, क्योंकि जब सीखना शुरू करते तब बहुत बोरिंग लगता है कि क्या वही बेसिक, वही हैंड मूवमेंट, 4 5 6 महीने 1 साल हो गया हम बेसिक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगता है शुरुआत में बोरिंग, और बहुत मेहनत लेती है ये आर्ट फॉर्म। सारे शास्त्रीय नृत्य, सारे आर्ट जब फॉर्म सीख जाएं तब इसका आनंद आने लगता है, मतलब शुरू हो जाता है। जैसे आप थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं चीजें, जब आप थोड़ा सा कॉम्पोजिशंस की तरफ आते हैं, क्योंकि जब आप बेसिक सीख रहे हैं, जब आप सिर्फ फुटवर्क सीख रहे हैं, हैंड मूवमेंट सीख रहे हैं, वो वैसे ही जैसे आप किसी लैंग्वेज के अल्फाबेट सीख रहे हैं, ABCD। फिर जब आप उसको CAT कैट बनाना सीख रहे हैं, उन्हीं अल्फाबेट्स को आप यूज करके शब्द बना रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज भाषा में बात करूं तो कि क्या हम लोग कैसे करते हैं, तो जो बेसिक पार्ट हो गया वो ऐसा है जैसे कि आपने सिर्फ अल्फाबेट सीखे अभी कथक की, फिर उनको जब आप वर्ड्स बनाना सीखते हो, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप पैराग्राफ लिखते हैं, वहां पे आगे कोरियोग्राफीज, फिर आप प्रोडक्शंस कर रहे हैं उन्हीं हैंड मूवमेंट्स, उन्हीं फुटवर्क, वही चक्कर यूज करके, और फिर मतलब ऐसे अभी डांस में तो आप मास्टरी है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। सो नैना जी, अब आते हैं थोड़ा ब्रह्मा कुमारीज की दुनिया में। आप बेज भी लगाए हैं और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में भी आप जानते हैं, अनुभव भी करते हैं। कब से जुड़े आप ब्रह्मा कुमारी से? आपका कांटेक्ट कब हुआ, कैसे हुआ, और उसका बेनिफिट्स आप क्या फील करते हैं? ब्रह्मा कुमारीज में से मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैं पहली बार माउंट आबू आई थी, और मैं अपनी वजह से नहीं जुड़ी थी। मेरे नाना नानी बहुत अथक सेवाधारी रहे थे, और आशा दीदी अथक सेवाधारी थे, कथक भी करती थी। नानी मेरी कथक सिखाती भी थी। वो मतलब वो उतना प्रोफेशनली शायद नहीं करती थी फॉलो, लेकिन उन्होंने तालीम ली है, कथक की तालीम ली थी उन्होंने, और जितना मुझे मम्मा ने बताया था उनके बारे में, तो वो सिखाती भी थी कथक। और उसके बाद तो जब वो शायद एक एज के बाद जब वो सेवाओं में बिजी हो गए थे, मेरे नाना नानी दोनों ही, और मेरी मौसियाँ, मामा जी, सब जो उनके मेरे जितने भी वो हैं, तो वो लोग माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियों में आके रहते थे 2-2 महीने के लिए, तो उनके लिए तो पूरा ऐसे घर ही है। तो जब वही है कि जब वहां से बीज पड़ा फैमिली में, तो जब मैं आई तो मम्मी ने मुझे सबसे पहले शिव बाबा के बारे में, जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कि आपको गुड मॉर्निंग करना है शिव बाबा को, गुड नाइट करना है शिव बाबा को, एग्जाम में जा रहे हो तो कुछ नहीं, किसी को याद नहीं, बाबा को चलो, बाबा साथ चलो, मुझे एग्जाम में बताते रहना। तो मेरा बचपन से मैं उतनी बातचीत बाबा से बचपन से रखती थी, बचपन से पढ़ा हुआ। हाँ, मुझे बचपन से ये पता भगवान कौन है, कि मुझे भगवान से मुझे कैसे बात करनी है। वो अलग बात है, कथक की वजह से मुझे प्रेम कृष्ण से रहा, क्योंकि कृष्ण हमारे इष्ट देवता उनको बोला जाता था, और हमारे सारा ही हमें जब सिखाया भी जाता था तो वो बोलते थे कि कृष्ण के साथ ही डांस करना है ना, उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के कान खींच रहे हैं, उन्हीं को डांट लगा रहे हैं, है ना, सब कुछ उन्हीं के साथ हो रहा है। कि मतलब डांस के थ्रू आप कृष्ण जी से इतना जुड़े रहे, बातचीत भी उन्हीं से हो रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो प्रेम मेरा कृष्ण से रहा, लेकिन भगवान मुझे ये पता था कि बाबा ही है, कि बात मुझे सारे मेरे काम वही करा रहे हैं, कि जो भी मेरे को है ना, कि वो वही है। तो मुझे लगता था मेरे फादर तो बाबा है, लेकिन मेरे 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 बिलावेड मेरे कृष्ण है, ऐसी मेरे को फीलिंग रहती थी। तो जब इतना से समय बीतता चला गया, कॉलेज मैंने कंप्लीट कर लिया, और बाबा से मेरी बातचीत होती है, मतलब कि मैं उनको चिट्ठी भी लिखती थी, क्या कुछ ऐसे लिखती थी, लेकिन मैं मुरली नहीं सुनती थी तब तक। जब तक मैं कॉलेज में थी मैंने मुरली नहीं सुनी। मम्मी ने मुझे बोला कि तुम मुरली भी सुनना शुरू करो, क्योंकि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे था कि मुझे नहीं करना ये, मुझे बहुत हेडेक वाला काम लगता है, और बाबा हाँ, मुझे इतना मैंने देखा चीजें दुनिया में होते हुए, तो मुझे वो पहले से ही वो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, वो दुनिया, वो रास्ता। मुझे लगता था कि मेरी कला है, मैं कला के माध्यम से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि मतलब कि मैं किसी से शादी करके मैं बंधन में रहूं, और फिर वैसे ही गृहस्थ वाला जीवन में वो करूं। तो मेरे पेरेंट्स पूछते थे अकेले कैसे रहोगे, मैंने कहा अकेले का, मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि तब तक मैं मुरली नहीं सुन रही थी, मेरे स्टूडेंट्स होंगे मेरे साथ, और आते जाते रहेंगे, तो मेरे को, मैं वैसे भी 5-6 घंटे तक ही कंपनी झेल सकती हूँ, उसके बाद मुझे एकांत चाहिए होता है, मुझे मैं सब में 24 घंटे नहीं रह सकती किसी के साथ। तो 5-6 घंटे बच्चे आते हैं, उतनी देर में मेरी ममता गुरु सारे भाव निकल जाएंगे, और फिर मैं अपने आप को भवन में चली जाऊंगी। फिर शिव बाबा और नटवर कृष्ण जी वो तो ही। तो जब मम्मी को मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं पक्का तुम्हें शादी नहीं करनी और ये नहीं है, तो
फिर उन्होंने कहा कि जब ये सब चीज़ें हैं और तुम्हें बाबा का भी पता ही है बाबा कौन है, तो उन मुरली सुनना शुरू करो। और मैं सोचती थी कि मुरली डेली मुरली कैसे सुनेंगे और इतना टाइम में कैसे निकालूंगी। तो अब मैंने कहा कि मैं बात तो करती हूँ ना बाबा से, मैं सब उनको बताती हूँ। तो वो कहती कि बाबा को तो आपने बता दिया सब कुछ, आपके मन की बातें आपने सारी कर ली बाबा से, बाबा भी तो कुछ कह रहे हैं। हाँ, बाबा कुछ बोलेंगे तो आपको कैसे पता वन साइडेड लगेगा? हो जाएगा। ये तो आप अपना पूरा से वो अपना बर्डन बड़ा उन पे डाल देते हो, वो बाबा बात ही नहीं कर पा रहे हाँ, आपसे। ये बात भी सही है। तो फिर मुझे बात लगी कि हाँ पॉइंट तो है। तो कहते कि बाबा को भी तो आपसे बात करनी है, मतलब आप तो अपनी बात करके निकल जाती हो। तो बड़ी सेल्फिश फ्रेंडशिप हुई बाबा से। सही में। तो उनकी बात सुनो। फिर मैंने मुरली सुननी शुरू करी। फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने की मैं जैसे वहाँ रहते रहते कोशिश करती हूँ। तो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब योग भी, जब योग हाँ, से क्योंकि बाबा से भी बात होने लगी है ना, बाबा से वो बात वैसे होने मुरली एक लगी। लव लेटर है हम जी बच्चों के लिए। जी बाबा का जो लव हाँ लेटर है मुरली रोज, तो अच्छा लगता है, खुशी जी। होती है। तो कई कई जगह मैं बहुत सक्सेसफुली दिन मेरा निकलते कि हाँ बाबा आज मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी, आज मैंने गुस्सा नहीं करा, आज मैंने बहुत पेशेंस से काम लिया, आज मैंने किसी के बारे में खराब नहीं सोचा, आज मैंने योग लगाया, आज मैंने इतनी देर बैठी। तो उनको मैं कभी कभार बीच बीच में, रोज नहीं दे पाती, बीच बीच में उनको रिपोर्ट देती हूँ। लेकिन जब गड़बड़ी करती हूँ, गुस्सा कर दिया, आज बच्चों पे चिल्ला दी थोड़ा सा, फिर रिग्रेट होता है, तुरंत याद आता है, नहीं तुरंत नहीं याद आज आता है कोई गड़बड़ हो, आज बाबा बाबा सुन सॉरी, लिया। हाँ ध्यान रखूंगी। हाँ। तो उससे मेरे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए जब से मैंने योग करना शुरू किया था। बहुत पेशेंस आ गया अंदर। अब मैं बहुत डिटैच्ड रहती हूँ, मतलब सबसे। पहले इतना नहीं होता था। अब मैं जैसे, अब कोई कुछ भी बोल के चला जाते हैं फेस पर तो बुरा नहीं लगता, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, हवा में उड़ गई बात। हाँ मतलब पहुंची दिल्ली। नहीं पाई बात। तो आप रिएक्ट तो तब करेंगे जब आपको हिट करेगी बात ना किसी की, या कुछ भी है। तो वो उतना मुझे लगता है कि बाबा ने ऐसे एक शील्ड प्रोवाइड करा है मुझे कि मुझे किसी बात का बुरा ना लगे, मुझे कुछ हर्ट ना हो कभी भी किसी चीज से। और फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब कितनी चीजें, हम तो घर में रहते हैं, मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, भैया भी हैं, भाभी भी हैं, फैमिली की 100 चीजें हो जाती हैं अपनी। तो और मम्मी का बहुत मुझे सपोर्ट रहा है बचपन से, चाहे वो आर्ट को लेकर है, चाहे वो आर्ट के लिए तो जैसे कथक की शिक्षा सिखाने के लिए मम्मी पापा दोनों ने ही बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मम्मी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और बीच में ऐसा समय आया था जब मुझे लगा था कि नहीं कर सकती मैं कथक, मुझे नहीं हो रहा। क्योंकि क्या हुआ कि आपको जब आप सीखते हो तो आपको एक आर्टिस्ट को स्टेज चाहिए, एक ऑडियंस चाहिए, वो एक मतलब ठीक है आनंद आ रहा है, सब अच्छा है, सब अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको स्टेज चाहिए, एक टाइम के बाद आपको सामने ऑडियंस चाहिए, आपको अप्रिसिएशन भी चाहिए। और ऐसा कोविड का टाइम आया या उससे पहले भी, जब कुछ ऐसा जब होता है कि आपका फेस ठीक नहीं चल रहा उस समय, तो नहीं हो रहे शोज, नहीं जाना आना हो रहा, नहीं आप नहीं दिखा पा रहे कि आपने क्या इतनी मेहनत से जो आपने सीखा है वो नहीं हो पा रहा। तो लगता था कि छोड़ दूं क्या, नहीं करना चाहिए, शायद कुछ और ट्राई करती हूँ, ऐसे ऐसे थॉट्स भी आए कि क्या करूं। लेकिन फिर मुझे वो टाइम याद आता था 2010 में, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में डांस किया था, महाराज जी के अंडर, उनके अंडर हमने परफॉर्म किया था। तो वो 2-3 महीने हमारे दिल्ली कैंट में हमारी रिहर्सल होती थी। और मैं गाजियाबाद से ही जाया करती थी, सुबह 6-6:30 बजे उठ के 8 बजे हमें उधर मंडी हाउस, एक दिल्ली में एक पॉइंट रख लेते जहाँ हमारी बस आती थी लेने के लिए। सुबह 8 बजे, 7:30-8 बजे हमें लेके जाते थे, रात के 8-8:30 बजे छोड़ते थे वापस उधर ही। पूरे दिन हम रिहर्सल कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत करी, धूप में, बरसात में, कीचड़ में, नंगे पाँव हम पूरे स्टेडियम में, इतना बड़ा एरिया कर रहे हैं। लेकिन उस समय मेरी मम्मी ने 2-3 महीने वो 12 घंटे वो वहीं वेट करती थी। और वो कहाँ क्या करती थी मुझे आज तक नहीं पता है, वो कहाँ मतलब कितना घूमती थी। और डेली उनके मन में एक शुभ भावना थी ना, क्योंकि मैं तो 10th क्लास में थी, मैं छोटी थी, वो मुझे छोड़ नहीं सकती, मम्मी को मैं वहां ले जा नहीं सकती, चाहती, अंदर का प्यार है ना जो इंतजार को भी महसूस नहीं। तो मतलब मुझे लगता है कि आप जो मैं कर रही थी 12-12 घंटे की मेरी जो मेहनत थी, मैं कुछ कर रही थी, मैं बिजी थी उस समय, मैं कहीं किसी का वेट नहीं कर रही हूँ खाली बैठ के, क्योंकि खाली बैठ के वेट करना 1 घंटा भी भारी पड़ता है कि मतलब कब आएंगे ऐसा हो जाता है ना कि कहाँ है, मतलब 1 घंटा भी 1 दिन लग जाता है, वही फील होता है कि जब आप खाली बैठते हो, आप वेट कर रहे होते तो वो बहुत और वो चीज 12 घंटे वेट करना 2 महीने लगातार। तो जब मुझे कभी ऐसा थॉट आया तो मुझे उनकी वो मेहनत याद आती है कि उन्होंने जो मुझे
उस समय मेरे साथ वो इतनी उन्होंने किया, तो मैं नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकती। आज की डेट में माता जी फिर बहुत खुश होंगी आपकी सफलता को देख के, हाँ, है काफी ना? खुश है। वो इंतजार फिर उनका करता नहीं। सपना था कि मतलब वो उनका मुझे कथक शिक्षा देने का मोटिव ही ये था कि मैं बाबा के घर में डांस करूं। उन्हें लगता था तुम्हारा डांस तब सफल होगा जब तुम बाबा के घर में डांस अच्छा। करोगी, हम्म जब तुम अपने चाहे। तो एक बार मैं बहुत छोटी थी तब मैंने किया था, तब लोधी रोड में ही गिरजा दीदी है, उनके सेंटर में प्रोग्राम हुआ था, तब मैं कथक सीखती भी नहीं थी, लेकिन छोटी थी तब किया एक बार मैंने। तब तो डायमंड हॉल में, हाँ ORC में और जी। कहाँ कहाँ। तो 2 साल पहले न्यू ईयर पे मैंने ORC में फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया, तो वहाँ पे आशा दीदी मिले हमें, और उनसे फिर पहचान हुई कि अच्छा आप कैलाशपति भाई और उमा बहन की आप मतलब देवती हो, और उनकी बेटी सामने है, तो अच्छा। उनकी भी मेमोरीज जाग गए कि मतलब उस समय वो कितने वैसे कैसे कैसे उन्होंने वो मतलब साथ में हंसते बोलते थे, हंसी मजाक होता था। तो आशा दीदी भी बहुत प्यार से मतलब मिलते हैं हमसे, और बहुत प्यार मिला मुझे ORC से, मतलब। और उधर फिर मुझे मौका मिला कि मैं बाबा के घर आके, मैंने दीदी को बताया कि दीदी मेरा मन है कि मैं बाबा के घर करूं आके, कि मैं सेवाओं में मेरे लिए यही मेरी सेवा है कि मैं आके अपनी कला के माध्यम से कुछ करके जाऊं। तो हेडक्वार्टर में भी आप पहले भी आई है ना? जी जी। और अभी भी आई हैं, और परफॉर्मेंस तो आप करती रही हैं, हमने देखा भी बहुत अच्छा करती हैं। आपके बच्चे भी जो डांस स्टूडेंट हैं उनका भी मैंने देखा बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं। बातें तो बहुत है करने के लिए सुनैना जी, पर समय हमें यहाँ इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और भी जो जानकारियाँ हम आपसे लेंगे। आप हमारे शो में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सुनो दोस्तों, आज का ये एपिसोड से आप सब ने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि जीवन में जो हम चाहते हैं वो अंदर है, बस उसे निकालना है। थोड़ी बातें, थोड़ी बाधाएं भी आ जाती है, लेकिन जहाँ पर खुद की इच्छा है, परिवार का सपोर्ट भी है, और परिवार के सपोर्ट के साथ साथ अगर परमात्मा का संग मिल जाए, और तो वो आप जो चाहते हैं वो तो 4 चांद लगा देंगे। सुनैना जी ने डांस को अपने करियर के रूप में भी लिया, और उनके अंदर की जो आत्मा है वो भी उसको स्वीकार किया। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी कला हो, कुछ ऐसी विशेषता हो जो आप चाहते हैं कि हम समाज में, देश में उस कला के माध्यम से कुछ दिखाएं, प्रेरणादायी हो, गाइडलाइन करें, तो जरूर चेक कीजिए। परमात्मा आपके साथ हैं। ब्रह्म कुमारी इस परिवार से आप जुड़ेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। इस आवाज को सुने और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, जैसे कि सुनैना जी ने अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाई है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।